महोदय के आदेशानुसार पूर्व में जो लोग भी जेल गए हुए हैं, उन लोगों के संबंध में हम लोग सत्यापन कर रहे थे और पूर्व आपराधिक इतिहास के अनुसार सब जगह पर सूचना प्राप्त हुई थी। इस जगह पर थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि एक जगह पर दुकान के अंदर जहाँ पर रेंट आउट जगह है, वहाँ पर छोटे हथियार और बड़े हथियार दोनों बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर तुरंत जो इस समय वर्तमान में एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनके अंदर एक टीम बनाई गई और सुल्तानगंज थाने ने जाकर वहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रेड करी है। रेड करते समय वहाँ पर बहुत सारा सामान पाया गया, जिसमें कई अर्धनिर्मित पिस्टल थीं, कई देसी कट्टे थे, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री पाई गई है, जहाँ पर बहुत सारे पाइप, प्लास और ड्रिल मशीन और जो भी वहाँ पर देसी कट्टा बनाने का सामान होता है, वो भारी मात्रा में पाया गया है। उन सभी को प्रॉपर्ली वीडियो बनाते हुए जब्त किया गया है। परंतु वहाँ पर घटनास्थल पर जो 2 आदमी थे जिनके बारे में सूचना मिली है, मोहम्मद शरीफ उर्फ कटकू मियाँ और उनके सहयोगी हैं सीताराम शर्मा। वो लोग यहाँ पर हथियार बनाने का काम कर रहे थे। वो लोग वहाँ से घटनास्थल से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सर खपाते थे इसको दूसरे राज्य में या फिर लोकल स्तर पे काम करता था? नहीं, इनकी जो कड़ियाँ हैं अब तक जो अनुसंधान में निकल कर आ रहा है, वो कहीं न कहीं मुंगेर से जुड़ी हुई हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने वहाँ पर भी कल रात को रेड करी है। और ये लोग लोकल नेटवर्क भी हो सकता है और ज़िले के बाहर भी नेटवर्क हो सकता है। इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान के द्वारा ही जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता है, जब तक हम लोग उससे पूछताछ और जाँच पड़ताल नहीं करते हैं, तब तक आगे इस संबंध में कुछ कह पाना मुनासिब नहीं होगा। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में बुधवार को मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने रेल विभाग के टीम के साथ अमृत भारत योजना के तहत बन रहे सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने स्टेशन परिसर का जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश। इस दौरान डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने मीडिया को बताया कि अमृत भारत योजना के तहत सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का सौदेकरण होना है, उसी को लेकर निरीक्षण कर जायजा लिया गया है, जो श्रावणी मेला से पूर्व सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएगी। बिहार सरकार को रेलवे की जमीन लेने के सवाल पर कहा कि बिहार सरकार को रेलवे की जमीन दिया जाएगा। 4 नंबर प्लेटफार्म अधूरा निर्माण के सवाल पर कहा इसे भी जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। फ्री शौचालय मरम्मत नहीं होने पर कहा श्रावणी मेला के पहले ठीक कर लिया जाएगा। इस दौरान रेल विभाग के दर्जनों अधिकारी मौजूद थे। फेज 2 में हम लोग जो वर्क प्रपोज करेंगे उसको देखने के लिए। तो सर ये फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया? फर्स्ट फेज का काम जो कि यात्रियों से संबंधित है, मतलब जिसमें यात्रियों को सुविधाएं मिलनी हैं, वो काम पूरा पूर्ण हो चुका है। सिर्फ बाहर का जो फिनिशिंग का है, बिल्डिंग के फसाद का जो रंग रोगन है, एक दो जगह जाली लगनी बाकी है और जो 12 मीटर एफओपी का कार्य है वो प्रगति में है। श्रावणी मेला को लेकर क्या सुविधा मिलेगी सर इस बार? देखिए, श्रावणी मेला के लिए तो सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे एक विश्रामालय जो यात्री भीड़ आती है, तो पिछली बार की तरह होल्डिंग एरिया अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बनाएंगे। उनको यूरिनल्स वगैरह के लिए हम लोग सुविधा प्रोवाइड करेंगे, पीने का पानी और जो भी सुविधाएँ ज़रूरत होगी वो सब प्रोवाइड करेंगे। पार्किंग को लेकर क्या है सर? पार्किंग के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जो एक एरिया यहाँ पे सामने में है उसको हम लोगों को दे दें, सो दैट कि हम लोग उस सर्कुलेटिंग एरिया को बढ़ा सकें और वहाँ पर पार्किंग की सुविधा। अभी सर निरीक्षण में क्या क्या पाया गया, क्या निर्देश दिए गए? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, निरीक्षण में बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि और सुविधाएँ जो फेज़ 2 में हैं हम लोगों को क्या करनी है और जो हम प्रगति पे फिनिशिंग स्टेजेस में है उनको कितना जल्दी पूर्ण करेंगे। खास करके जिस तरह से गर्मी है, पानी और शौचालय की व्यवस्था क्या है स्टेशन? वो सब ऑलरेडी हमने देखा, पानी वगैरह की व्यवस्था पूरी दुरुस्त है। वाटर वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं और वाटर वेंडिंग मशीन्स हम लोग लगवाएंगे और अगर आगे मेले के लिए अगर कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सर अकबर नगर में जो पश्चिमी केबिन है सर, वहाँ पर और NH80 का दूरी बहुत कम है। जब केबिन लगातार गिरते रहता है, दिन भर में जितनी गाड़ी होती है उतनी बार गिरती है, तो वो जाम जो है सर पूरे दिन भर जाम सा नज़ारा रहता है। तो क्या सर वहाँ पर जो है ओवर ब्रिज को लेकर के सर? नहीं, वो एक गेट है अकबर नगर में, जिसके लिए ROB का जो हम लोगों ने प्रपोजल जो है ऑलरेडी हेडक्वार्टर भेज दिया है, वहाँ से रेलवे बोर्ड चला जाएगा और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी स्वीकृत भी हो जाएगा। 4 नंबर प्लेटफार्म सर कब तक चालू हो जाएगा सर? 4 और 5। देखिए, 4 नंबर प्लेटफॉर्म जो है उसका तो अभी हम तो वर्क अवेलेबल है, बट उसमें अगर जैसे ही हम लोगों को फंड दिया जाता है तो हम लोग उस पर कार्य शुरू करेंगे। फ्री शौचालय है सर, उसको तो श्रावणी मेला में खास करके जो फ्री शौचालय है उसको डंडी पेंटी करके चलाया जाता है, लेकिन काफ़ी परेशानी होती है कांवड़ियों को।
नहीं, जैसे कहा कि श्रावणी मेले के लिए तो हम लोग स्पेशल व्यवस्थाएं करते हैं। उसके लिए अलग से हम लोग यूरिनल्स और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था वो भी करेंगे और मेकशिफ्ट टॉयलेट्स वगैरह भी हैं, उसका भी अरेंजमेंट करेंगे। सुल्तानगंज में बिजली के बराबर करते रहते हैं सब, जिससे यात्रियों को दिक्कत होती है सब। नहीं, देखिए वो तो बिजली की व्यवस्था तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होती है। हम लोग यहाँ पे बिजली की व्यवस्था कर रखी है और हम लोग उसको समय समय पर जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे चलाएंगे। वो सर जो ज़मीन का हस्तांतरण करना है बिहार सरकार को, उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है उसके बाद? तो देखिए, हमने रिक्वेस्ट भेजी है उनको और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो ज़मीन हमको मिल जाए तो हम उसको और अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे, खासतौर से श्रावणी मेले में जब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुल्तानगंज में जो ज़मीन आप दे रहे हैं उसके बदले में सुल्तानगंज में ही ज़मीन रेलवे को बिहार सरकार देगी या और कहीं? नहीं, हमने उनको कहा कि भाई बिहार में आप उनको जो जगह हम लोगों ने ये मांगी है, दो जगह सुल्तानगंज और जगदीशपुर। भारत सरकार के दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा की सभी प्रखंडों में दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा, जिस तरह अगले बार दिया जाएगा। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे सभी प्रखंड में लगेगा, क्योंकि सरकारी योजना है, सरकारी गाँव में प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का और वही इनका उपक्रम आएगा और वही इनका उपक्रम रजिस्ट्रेशन करने का नंबर टोल फ्री आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको वहाँ मार्किंग कराया जाएगा जिला प्रशासन की ओर से और मेरे ओर से। दिव्यांग भाई बहन प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आप जो भी रजिस्ट्रेशन कराना है और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम भाई बहनों। आनंदराम धांधनिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में दिनांक 20/4/2025 को आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही है। आज बुधवार को कार्यक्रम प्रमुख अशोक कुमार ने कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र है, इसलिए समस्त गतिविधियों की झलक मंच से होगी, ऐसा प्रयास किया गया है। सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि कार्यक्रम की झलकियों को प्राथमिकता देंगे। इस निमित्त आप सभी मीडिया बंधु सादर आमंत्रित हैं। उक्त अवसर पर श्वेता झा, ममता झा, रूपम रानी साथ में भैया बहन उपस्थित थे। 2025 का वार्षिकोत्सव की तैयारी चल रही है। बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अभी जो अभ्यास चल रहा है वो गणेश वंदना का हो रहा है। जो कार्यक्रम का शुरुआत जिससे हमें करना है उसकी तैयारी चल रही है। ये कब कार्यक्रम है सर? ये 20 अप्रैल 2025 को है, रविवार को। कितना दिन बचा है सर? अब केवल मात्र हमारे पास 4 दिन का समय है और 4 दिन में ही बच्चों का अभ्यास कराना है और अभ्यास करके वार्षिकोत्सव की तैयारी करना। कौन सा जगह है सर? जगह ये आनंदराम धांधनिया सरस्वती विद्या मंदिर का 31वां स्थापना दिवस है, उसके अवसर पर ये वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम। आप अपना परिचय सर? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं यहाँ आचार्य हूँ और इस कार्यक्रम का प्रमुख हूँ। श्रीमद् भागवत कथा से होगा विश्व कल्याण। कथावाचिका श्रेयांशी पांड्य। भागलपुर की काफी कम उम्र की कथावाचिका श्रेयांशी पांड्य ने आज एक प्रेस वार्ता के आयोजन में हिंदी नव वर्ष की देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्रीमद् भागवत कथा से विश्व कल्याण तक के यात्रा को विस्तार से समझाया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से लोगों को क्या फायदा होता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, अपने देश को विकसित और विकासशील बनाना है तो हमें सनातन धर्म के तहत सभ्यता, संस्कृति, संस्कार को बचाए रखना होगा। वहीं आज के युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि आज के युवा अगर अपने माँ पिताजी एवं गुरु की बातें सच्चे मन से माने और अपनी सभ्यता में रहकर अपने रूटीन के तहत कार्य प्रणाली करे तो निश्चित रूप से वह हर क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंच सकता है। वहीं उन्होंने कहा, आज के युवा धर्म से काफी दूर रहते हैं, उन्हें धर्म से जुड़कर रहना चाहिए ताकि अपनी सनातन धर्म की बातें लोगों तक पहुंच सके और अपने विश्व का कल्याण हो सके। ये तो लोग जाने, क्योंकि मेरा काम तो केवल कथा कहना है। लोग अपने आप स्वयं प्रभावित हो जाते हैं मेरी बातों से, कथाओं से।
और उनका कहीं ना कहीं सनातन धर्म से भी जुड़ाव है, जिस कारण कथा से वो प्रभावित होते हैं। कब से कथावाचक का काम कर रहे हैं? 2 साल से कथावाचन का कार्य हो रहा है। क्या कहेंगे लोगों को? लोगों को यही कहेंगे कि अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक हों, क्योंकि आजकल के लोग सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। आजकल के लोग बिल्कुल भी सनातन धर्म को समझते नहीं हैं, ना कथाओं पर ध्यान है, ना भक्ति भजन पर, क्यों केवल बाहरी दुनिया में केवल दिखावा में लीन है आजकल। तो यही कहूँगी कि अपने संस्कृति को थोड़ा साथ लेकर चलें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती कि आधुनिकता को साथ नहीं लेना है, सब चीज़ को साथ लेते हुए अपने संस्कृति, अपने सनातन धर्म को साथ लेते हुए चलना है। कैसे करते हैं लोगों को प्रभावित? किस तरह का ऐसा कोई कथा, आप महाभारत रामायण या किस ओर? मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की वक्ता हूँ, प्रवाचिका, कथा प्रवाचिका हूँ। इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से मिली कथा का? शिक्षा दीक्षा वृंदावन से और कुछ हमारे माता पिता से घर के। अब तक कहाँ कहाँ कर चुकी हैं इनको? अभी तक बांका जिला, भागलपुर, मुंगेर, कई अन्य जिलाओं में हमारी कथा हो चुकी है। कुछ लोगों को सुनाइए अपना कुछ ऐसा संक्षिप्त में, अपना मधुर वाणी से कथा बताइए। संक्षिप्त में तो हमारे जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जो उसका पूरा सार तत्व एक श्लोक आता है, सबसे पहला श्लोक है जिसमें भगवान के रूप और स्वरूप का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इसमें भगवान के 3 रूप का वर्णन किया गया है, सत्य, चित्त और आनंद। इसमें 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है, दैहिक, दैविक और भौतिक, और इन तीनों प्रकार के दुख से भगवान हमें मुक्त करते हैं। लोगों को धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, रखते नहीं हैं, कैसे रखेंगे? देखिए, जैसा कि कहा जाता है, धर्म के ऊपर विश्वास रखना या नहीं रखना है तो अपनी बात है। फिर दुनिया ही विश्वास पे चल रही है, बिना विश्वास के तो कुछ होता नहीं है। अब आपके मानने या मानने से भी बहुत कुछ नहीं होता है। धर्म पर तो विश्वास रखना ही होगा, क्योंकि हमारे साधु संत इसका प्रचार करते आए हैं। धर्म बहुत, हमारा सनातन धर्म तो खैर बहुत पुराना धर्म है, तो बिना विश्वास के तो कुछ हो नहीं सकता। विश्वास तो रखना चाहिए। लोगों का ना प्रवचन सुनने से क्या होता है? जुल बातें करते, इसमें क्या कहेंगे? प्रवचन सुनने से बहुत कुछ होता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने मार्ग से, अपने धर्म से भटक रहे हैं। कथा प्रवचन जो है हमें संस्कार सिखाती है। कथा प्रवचन बच्चों के अंदर संस्कार लाती है। आजकल के बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो संस्कार से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं, अपने माता पिता से सही से बात नहीं करते, यानी कोई भी संस्कार उनके अंदर नहीं रह गया है। तो कथा बच्चों के अंदर संस्कार लाती है और ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए, और बड़ों को मार्गदर्शन देती है कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे घर से, अपने माता पिता से मिली है। ये कथा करना है? हाँ। पढ़ाई भी करनी है? हाँ जी, पढ़ाई भी। अभी 9th में? हाँ जी, 9वीं। कथावाचिका का काम